बिल्कुल सरल शब्दों में समझेंगे कि प्रारूपण क्या है और प्रारूपण की विशेषताएं का वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, प्रारूपण होता क्या है। मान लो कि कोई एक कार्यालय है, सरकारी कार्यालय है, ठीक है, तो उसमें हम एक पत्र जाकर के देते हैं। ठीक है, अब वहाँ के जो छोटे छोटे स्टाफ कर्मचारी लोग होते हैं उस पत्र को देखते हैं। हम बहुत बड़े पत्र में बहुत बड़े चीज़ें लिखे रहते हैं। ठीक है, हम पत्र उनको लिख करके देते हैं, उस पत्र में बहुत बड़े बड़े चीज़ लिखा रहता है। अब वहाँ के स्टाफ लोग क्या करते हैं, उस पर टिप्पणी करते हैं और उसको इतने बड़े बातों को छोटे में करने का कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, स्टाफ लोग, फिर स्टाफ लोग देखते हैं कि हाँ सब कुछ सही है, या तो फिर जो भी कुछ है, जो अभी अपना राय वगैरह देना होता है वो देते हैं। फिर वो स्टाफ लोग क्या करते हैं, एक कच्चा मसूदा तैयार करते हैं, एक कच्चा पत्र तैयार करते हैं एक पेज पे लिख करके। ठीक है, कि ऐसे ऐसे ये बात है। फिर वो जाता है बड़े अधिकारी के पास, जो वो स्टाफ लोगों का मैनेजर होता है उनके पास। फिर जब वो स्वीकृत कर लेते हैं तब वो कहीं जाकर के पत्र अपना अंतिम निर्णय ले लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले पत्र पहुंचता है, फिर पत्र पर उन लोग टिप्पणी करते हैं, बड़े बातों को छोटे करते हैं। फिर टिप्पणी के बाद क्या होता है, प्रारूपण होता है। प्रारूपण का मतलब होता है उसमें कच्चा मसूदा, कच्चा पत्र क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, और फिर बड़े यानी जो मैनेजर होता है, बड़े अधिकारी जो होते हैं उस तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसका मतलब वो जो कच्चे पत्र था वो पक्के पत्र में बदल गया, यानी कि पूर्ण हो गया उस पत्र का, नहीं वो सही हो गया, अब वो पत्र पास हो गया। ठीक है, तो ये होता है प्रारूपण। ठीक है, तो देखिए प्रारूपण क्या होता है, किसी भी पत्र के उत्तर का एक कच्चा रूप तैयार करना, यानी जो पत्र आया था उसका उत्तर क्या देना नहीं देना उसका एक कच्चा रूप तैयार करना। भी पक्का रूप तैयार नहीं करना है कि हाँ ये कंफर्म हो गया, अभी कच्चा रूप ही तैयार करके रखना है। अर्थात यदि किसी कार्यालय में कोई पत्र प्राप्त होता है, यदि कोई भी कार्यालय में एक पत्र प्राप्त होता है, तो उसे उत्तर देने के लिए पत्र का एक मसौदा या तो फिर कच्चा रूप तैयार करना है ना। अगर मान लो कार्यालय में कोई पत्र प्राप्त हुआ है तो उसको उत्तर तो देना ही पड़ेगा आपको। तो उस उत्तर को देने के लिए आप एक जो कच्चा मसौदा, कि हो सकता है बाद में गलत भी तो हो सकता है, तो उसको आप पक्का बना नहीं सकते हैं, तो जो कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है ना, उसी को हम लोग प्रारूपण कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो जब किसी भी कार्यालय में कोई पत्र सहायक अथवा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जब भी किसी कार्यालय में कोई पत्र कोई अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तब उस पर उच्च अधिकारी का अनुमोदन लिया जाता है। यानी उच्च अधिकारी का अनुमोदन मतलब होता है उच्च अधिकारी का क्या लिया जाता है, उसका स्वीकृति लिया जाता है, उससे अनुमति लिया जाता है। ठीक है, कि क्या पहले कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है, फिर कच्चा मसौदा के बाद वो जो उच्च अधिकारी होते हैं उसका अनुमोदन लिया जाता है, उसका अनुमति लिया जाता है। ठीक है, और अगर अनुमति सही हो गया, अगर वो अनुमति दे दिए तो पास हो जाता है और फिर पत्र अंतिम निर्णय ले लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, अनुमोदन के पूर्व, यानी कि जब तक उच्च अधिकारी अपना अनुमोदन यानी कि अपना अनुमति नहीं दिए हैं, इसके पूर्व यानी इसके पहले जो तैयार पत्र को होता है ना, उसी को प्रारूप कहते हैं। मतलब जब तक उच्च अधिकारी अपना अनुमोदन नहीं किया, इससे पहले जो कच्चा रूप में तैयार है ना, उसको हम लोग प्रारूपण कहते हैं। और जहाँ से वो अनुमोदन कर दिए, यानी कि वो स्वीकृत कर दिए, पास कर दिए, उसके बाद वो कच्चा पत्र ही नहीं बन के रह जाता है, बल्कि वो कच्चा पत्र से क्या बन जाता है, पक्का पत्र, यानी कि वो पूर्ण एक पत्र बन जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा प्रारूपण। अब आगे छोटे छोटे पॉइंट देखिए, कार्यालय में जब किसी व्यक्ति, संस्था या किसी अन्य कार्यालय, मंत्रालय को कोई पत्र लिखा जाता है तो उससे पहले उस पत्र का कच्चा रूप तैयार कर लिया जाता है और उसी कच्चा रूप को प्रारूपण कहते हैं। सिंपल सा बात है, जो कार्यालय में कोई भी पत्र को लिखने से पहले कच्चा रूप तैयार किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारूपण कहते हैं। इस कच्चे प्रारूपण को पहले अधिकारी को दिखाया जाता है। देखिए, ये जो कच्चे प्रारूपण होता है ना, सबसे पहले क्या किया जाता है, अधिकारी को दिखाया जाता है और अधिकारी उसे स्वीकृत कर देते हैं। यानी जो उच्च अधिकारी होते हैं अगर उसे स्वीकृत कर देते हैं तो फिर वह पत्र अंतिम रूप ले लेता है, मतलब वो पत्र फिर तैयार हो जाता है, फिर उससे दूसरा जगह कहीं जाने की जरूरत नहीं होता है। अब देखते हैं प्रारूपण की विशेषताएं। तो लिखेंगे प्रारूपण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित। आपको सिर्फ पॉइंट याद रखना, जैसे कि सटीकता, सत्यता। बाकी इसमें मैंने क्या एक्सप्लेन किया वो आप खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल सा बात है। सटीकता मतलब क्या, प्रारूपण में सटीकता होना चाहिए, एक भी बात इधर उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सटीक होना चाहिए बस। ठीक है, तो सटीकता अर्थात तैयार प्रारूपण को बिल्कुल सटीक होना चाहिए। जो प्रारूपण तैयार किया गया बिल्कुल वो कैसा होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। क्योंकि सरकारी विभाग के अधिकारियों या कर्मचारियों की छोटी गलती भी दंडात्मक मानी जाती है। अगर जो कार्यालय के कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, अगर वो छोटा भी गलती कर देंगे ना तो उसका बहुत बड़ा दंडात्मक माना जाता है। ठीक है, इसलिए प्रारूपण तैयार करते वक्त सावधानी की आवश्यकता होती है। पहला हो गया इसका। दूसरा सत्यता, यानी कि प्रारूपण तैयार करते समय इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि वो सत्य हो, झूठ नहीं हो उसमें। ठीक है, प्रत्येक प्रारूपण में शुद्धता और वास्तविकता का होना आवश्यक है। प्रारूप तथ्य पर आधारित हो, ऐसा नहीं कि बिना तथ्य का कुछ भी लिख दिया, यानी प्रूफ के साथ। ठीक है, और इसमें कल्पना का प्रवेश नहीं होना चाहिए, यानी कल्पना नहीं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा कल्पना बिल्कुल नहीं करना है।
तथ्य के साथ ही सत्यता में छोटी सी भूल सरकार और संबंधित कर्मचारियों के कठिनाइयों में डाल सकता है। ठीक है, यानी कि किसी भी तरीक़ा से जो सत्यता और एक छोटी सी भूल अगर किसी भी तरीक़ा से होता है तो कर्मचारियों की कठिनाई में डाल सकता है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल सत्यता होना चाहिए, सत्यता में छोटा सा भी गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर कर्मचारी लोगों को क्या किस में डाल सकता है, बाधा में डाल सकता है, कठिनाई में डाल सकता है। तीसरा पूर्णता, यानी कि जो प्रारूपण होना चाहिए वो बिल्कुल पूर्णता होना चाहिए। ठीक है, यानी प्रारूपण में पूर्णता होना चाहिए, उसमें सभी सूचनाएं होना चाहिए, संदर्भ, निर्देश, पत्र, क्रमांक, तिथि, आखिर लिखते हैं तो दिनांक किस तारीख को लिखा गया, कौन सा क्रमांक में है, क्या सूचना है, सब होना चाहिए। वर्तमान में कार्यालय में टिप्पणी के समान प्रारूपण के भी छपे पर पत्र आते हैं। सामान्यतः प्रारूपण उन्हीं पर तैयार करने होते हैं। देखिए, जैसे मान लो कि हम लोग आधार कार्ड का जिरॉक्स कराना चाहते हैं तो उसका एक पेज आता है। हम लोग कोई इनकम सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं तो उसका भी एक पेज आता है। फोटो निकालने जाते हैं तो उसका एक पेज होता है। हम लोगों को कोई चीज़ लिखना होता है, पत्र लिखना होता है, उसका एक अलग सा पत्र आता है। वैसे ही प्रारूपण का भी टिप्पणी के जैसा इसका क्या आता है, एक पत्र आता है, उसी पर लिखना होता है प्रारूपण। ये नहीं कि कोई भी पेज में हम लोग लिख दिए। चौथा है तथ्य परख, यानी तथ्यों से परख होना चाहिए, यानी प्रारूप स्पष्ट होना चाहिए और संदेह रहित होना चाहिए, संदेह नहीं करना, उस पर शक नहीं करना है, तथा पत्रों का पूर्ण विवरण होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि इसका पूर्ण विवरण है ये नहीं इसमें। ठीक है, पूर्ण विवरण होना चाहिए। पांचवा है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता मतलब उसका छोटा रूप, यानी प्रारूपण में जो भी बात कही जाए वह बहुत संक्षिप्त में हो, ये नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा बात किया गया इसमें। ठीक है, अनावश्यक विस्तार से विषय उलझ जाता है, यानी जो अनावश्यक फालतू बातें होती है ना, इसमें क्या होता है, ये उलझ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर ये आगे काम नहीं हो पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उच्च अधिकारी के पास इतना समय नहीं होता कि वो पढ़ पाएंगे और भ्रम की स्थिति बन जाती है। छठा है शिष्टता, यानी शिष्टाचार पत्र का आवश्यक गुण है। शिष्टाचार इसमें होना जरूरी है। ये नहीं कि आप अंड संड कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से लिखना है। ठीक है ना, इसमें अंड संड कुछ भी नहीं लिखना है आप लोगों को। उसके बाद सातवां है औपचारिकता। औपचारिकता का मतलब होता है दोस्तों कि आप कार्यालय को पत्र लिख रहे हैं, अपना भाई बहन को नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा औपचारिक रूप से बात करना, ये नहीं कि आप अपना दोस्त के जैसा बात करेंगे। ठीक है, तो सरकारी पत्रों में व्यक्ति सूचक शब्दों अथवा अधिक निकटता वाले शब्द का प्रयोग नहीं करना, जैसा भाइयों के साथ करते हैं, व्यक्तियों के साथ करते हैं, वैसा नॉर्मल शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आठवां नियमों का पालन। देखो, कुछ सरकारी पत्रों के प्रारूपण तैयार करने के लिए कुछ विशिष्ट नियम होते हैं जिसका अनुपालन करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, एंड नौवां है सत्यनिष्ठा। ठीक है, सत्य होना जरूरी है। तो निष्कर्ष या परिणाम तक पहुंचने में, यानी कि जो भी पत्र मसौदा तैयार किया गया उसको अंतिम निर्णय तक पहुंचने में सबसे बड़ा सहायक होता है सत्य। इसलिए अगर प्रारूपण सत्य है तो उसके अनुमोदन से लेकर जारी होने तक, यानी शुरुआत से लेकर के लास्ट तक की प्रक्रिया के बाद भी कोई दुविधा की स्थिति का कोई स्थान नहीं रहता है। नहीं तो फिर बहुत बड़ा दुविधा हो सकता है, प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अगर सत्यता रहता है तो कोई भी दुविधा नहीं होता है। इस प्रकार से मेरा ये क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। बिल्कुल सरल शब्दों में समझेंगे कि प्रारूपण क्या है और प्रारूपण की विशेषताएं का वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, प्रारूपण होता क्या है। मान लो कि कोई कार्यालय है, सरकारी कार्यालय है। ठीक है, तो उसमें हम एक पत्र जाकर के देते हैं। ठीक है, अब वहाँ के जो छोटे छोटे स्टाफ कर्मचारी लोग होते हैं उस पत्र को देखते हैं। हम बहुत बड़े पत्र में बहुत बड़े चीज़ें लिखे रहते हैं। ठीक है, हम पत्र उनको लिख करके देते हैं, उस पत्र में बहुत बड़े बड़े चीज़ लिखा रहता है। अब वहाँ के स्टाफ लोग क्या करते हैं, उस पर टिप्पणी करते हैं और उसको इतने बड़े बातों को छोटे में करने का कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, स्टाफ लोग, फिर स्टाफ लोग देखते हैं कि हाँ सब कुछ सही है, या तो फिर जो भी कुछ है, जो अभी अपना राय वगैरह देना होता है वो देते हैं। फिर वो स्टाफ लोग क्या करते हैं, एक कच्चा मसौदा तैयार करते हैं, एक कच्चा पत्र तैयार करते हैं, एक पेज पे लिख करके। ठीक है, कि ऐसे ऐसे ये बात है। फिर वो जाता है बड़े अधिकारी के पास, जो वो स्टाफ लोगों का मैन मैनेजर होता है, उनके पास। फिर जब वो स्वीकृत कर लेते हैं तब वो कहीं जा कर के पत्र अपना अंतिम निर्णय ले लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले पत्र पहुंचता है, फिर पत्र पर उन लोग